नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारियां काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यह हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं और उनको किस इजी अप्रोच के साथ आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूं। और अभी तक आपने अगर पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनको एक बार ज़रूर देख लें, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, तो आप चैनल से जरूर जुड़ें क्योंकि मैं रोज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूं जो कि आपके परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दो अंकों की संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। यह दो अंकों की संख्या क्या है? देखो, इसमें इसने बोला सिंपली ये है कि कोई भी एक दो अंकों की संख्या है, वह जब उसका जो अंक होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ 56 लिखा, तो ये दो अंकों की संख्या हो गई। तो 5 + 6 अगर करता हूँ तो 11 आएगा। तो यहाँ पे इसके बोलने का मतलब ये है कि जो इसको जोड़ने पे जो मतलब मिलता है हमको, इसका 4 गुना क्या होगा, वह संख्या है। पहला कंडीशन में ये बोल रहा है, ठीक है। और यदि उस संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो यह अपने अंकों के योग का 7 गुना, यानी कि इसका 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, वह बस क्वेश्चन समझाने के लिए। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिख जाए कि कुछ जोड़ा जाए, उसमें कुछ घटाया जाए तो इतने गुने हो जाती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कभी भी हम उसमें एक्स वाई नहीं लेते हैं, हम वहाँ पे ऑप्शन की मदद लेते हैं। ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए ले लूँगा 24, तो देखो 24 में क्या है, अंक 2 और 4 है। इसका सम करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। मतलब ये कि 6 चौके के 24, अब 6 में अगर आप 4 करोगे तो 24 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। पहला कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रहा है। लेकिन अब मैं चेक करूंगा कि अगर मैं इसमें 27 ऐड कर देता हूं, अगर मैं 24 में 27 ऐड कर देता हूं तो क्या इसके अंकों के योग का 7 गुना, यानी 6 × 7 = 42 हो रहा है क्या? आप खुद देख लो, 7 4 11, 2 2 4 और 1 5, 51 आ गया। मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। 12 होगा क्या? तो 12 का जब अंकों का योग करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और फिर 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। पहला कंडीशन तो बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 27 ऐड करूं तो क्या ये 3 × 7 यानी कि 21 होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। 12 तो पहले ही है, उसमें 27 ऐड कर दिए और हमारा 21 ही आना चाहिए। ये तो पहले ही ज़्यादा हो गया, तो वो हो ही नहीं सकता। अब अगर आप, ये भी ऑप्शन कट गया, बी भी कट गया, सी चेक कर लो एक बार। सी को चेक करते हैं, ठीक है। आपका 48 है, ठीक है। तो 48 को अगर आप प्लस करोगे तो 12 आएगा। 12 चौक 48 हो गया, यानी पहला कंडीशन संतुष्ट हो रहा है। अब 12 में जब 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसके अंकों के योग में 7 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसके अंकों का योग का 7 गुना कितना हो रहा है, 84। तो आप इसमें फिर 27 ऐड करोगे उस संख्या में तो कितना आना चाहिए, 84 आना चाहिए। क्या ये आएगा क्या? 8 7 15 पहले ही आ गया, यानी इकाई स्थान पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट गया। तो अब ऑप्शन नंबर डी का सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है, उसको सही होना ही पड़ेगा। आप चेक करो या ना करो, आप यहाँ इतना करने के बाद ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हो, या फिर मैं आपकी संतुष्टि के लिए चेक करके भी बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ अगर मैं 36 लूँगा, इसके अंकों का योग 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके अंकों के योग का 7 गुना मैं निकालता हूँ, 63 होगा। और इसमें जो है उस संख्या में अगर मैं 27 ऐड कर देता हूँ तो 63 आना चाहिए। तो 7 और 6 कितना होता है, 13, ठीक है। इसको जोड़ रहा हूँ तो 7 और 6 13 हो गया, हासिल 1, और 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 63 आ गया। मतलब कि दोनों कंडीशन जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई इसमें हो रही है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार से टिकी हुई है, यह ज़मीन से ये 60 कर लीजिएगा, 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे मान लो कि एक दीवार है, यहाँ से एक सीढ़ी टिकी हुई है, ठीक है। इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है और ये जो एंगल बनाती है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि जब कभी भी मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया हुआ है कि एक ट्रायंगल अगर हो, ठीक है, एक ट्रायंगल हो, अगर उसमें एक एंगल 60 हो गया तो ये तो 90 होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर 90 के सामने 30 के सामने जो होता है वह 1 यूनिट हो जाएगा, 60 के सामने क्या होता है, √3 यूनिट होता है, और 90 के सामने 2 यूनिट उसकी साइड हो जाती है। तो ये तो क्लियर है आपको। चलिए मैं आपको अब यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ये मेन क्वेश्चन वाले में आपको अगर उतना पता होगा तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में आप आंसर तक पहुँच जाओगे। देखो ये 60 हो गया, ये आपका 90 हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2 होता है। ये समझ में आ गया। अब क्या है कि 2 की वैल्यू दी गई है 20, 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है 20 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर आ गई, मतलब कि ये वाली जो दूरी है दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी 1 = 10 मीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वही पूछता कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो आप उसको ही बता सकते थे कि √3 × 10 कर देते। √3 का मान होता है 1.732 और फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या हो जाता, 17.32 मीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने जो होता है 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2 यूनिट होता है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। ये थर्ड क्वेश्चन आपका जो थंबनेल में मैंने लगाया हुआ है वो वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। आपको मूलधन बताना है, मतलब ये कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर 6 ईयर्स के लिए एक अमाउंट जो है उसको इन्वेस्ट किया गया, और यहाँ ये बोला गया है कि यदि यह 3% अधिक रेट पर इसको इन्वेस्ट किया गया होता, ठीक है, 3% अधिक रेट पे इन्वेस्ट किया गया होता, तो हमें क्या बताना है, मूलधन जो है वह बताना है। और यहाँ बोला है कि यदि 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते, ठीक है। XY मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने क्या बोला कि 1 साल में 3% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, उसको मिलता कि नहीं मिलता भाई। अगर 3% ज़्यादा रेट होता तो 1 साल में 3% ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मिलता। तो अगर 1 साल में 3% ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो 6 साल में कितना मिलेगा, 3 × 6 = 18%, ठीक है। तो 6 सालों में 18% एक्स्ट्रा उसको मिलता, 18%, और 18% की वैल्यू दी गई है कितनी, 900। 18% की वैल्यू यहाँ दी गई है ना, यही तो एक्स्ट्रा उसको पैसा मिल रहा है। तो 18% की वैल्यू दी गई है 900, तो यहाँ 1% का कैसे निकालोगे, 900/18 कर दोगे तो 18 पंचे 90, 50 आ गया। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है वह 100% होता है। तो अगर 1% बराबर 50 आ गया तो 100% बराबर क्या होगा, 50 × 100 अगर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब बताओ ये सवाल बिना पेन पेपर के हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप इसको ऐसे कर लोगे कि 3% 6 सालों में 18%, 18% बराबर है 900 के, तो 18 पंचे 90, 1% बराबर 50 हो गया, तो 100% बराबर 5000 हो जाएगा। तो बिल्कुल बिना पेन पेपर के किया जा सकता है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है,
यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से कम हो जाती है। ठीक है, संख्या 27 से घटती है। ठीक है, संख्या जो है 27 यूनिट कम हो जाएगी। बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो पहले हम चेक करते हैं कि सबके अंकों का योग 13 है क्या। तो 8 और ऑप्शन नंबर ए में 8 और 5 13 सही है। 7 और 6 13, 6 और 7 13, 5 और 8 13, यानी कि सबका अंकों का योग 13 है। यानी कि हमको पूरा चेक करना पड़ेगा। इसमें भी एक्स वाई लेकर मत करना कभी भी, मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, आप इसको भी ऑप्शन से करोगे तो अगर आपने ले लिया 85, ठीक है 85 हो गया। अगर आप इसके अंकों को बदल दो तो ये 58 हो जा रहा है। ठीक है, 58 हो जाता है। अब इसके बीच का आप डिफरेंस निकाल लो। अगर ये डिफरेंस 27 के बराबर आ जाता है मतलब कि वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगर आप देखो पहली बात तो घट रहा है वो, ठीक है, तो 85 से अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो 58 हो जाएगा, मतलब कि ये घट रहा है। ठीक है, अब 85 में से आप 58 माइनस कर दो तो यहाँ पे अगर मैं 58 माइनस करूँगा, 15 में से 8 घटेगा कितना होगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे अब बचा 7, 7 में से 5 घटेगा 2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है जो कि 85 है। तो इसमें आपको ज़्यादा आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली आपको ऑप्शन उठाना है और वहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। बिल्कुल इसमें एक्स वाई मत मानना, निवेदन करता हूँ आप जो है इसको ऑप्शन से ही करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं, रिवीजन पर्पज के लिए मैंने लिया हुआ है। बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। इसको आप बिना सॉल्व किए भी आगे कर सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो कैसे होगा कि जैसे संख्याओं का जो अनुपात है 7:2 है, इसको भी बिना पेन पेपर की मदद के किया जा सकता है। ठीक है, तो 7:2 दिया हुआ है और अगर आप 7:2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 14 आएगा। मतलब ये कि और इसका यहाँ पे क्वेश्चन में गुणनफल पूछा गया है, तो जो गुणनफल होगा उसमें 14 आना ज़रूरी है। यानी 14 हो या फिर 14 का गुणक हो यानी मल्टीपल हो। तो ऑप्शन नंबर ए 14 का गुणक है क्या, नहीं है तो कट गया। बी भी नहीं है, ये भी खत्म। डी 1800 है तो ये भी खत्म। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचता है 1400, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको देखते ही सॉल्व कर सकते हो। मैं बताता हूँ डिटेल में अब आपको। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने जो बोला हुआ है अपने थंबनेल में कि बिना पेन पेपर के कैसे वो पॉसिबल है, वो मैं बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखो क्या है कि दो अंकों का अनुपात दिया है 7:2, तो 7:2 दे दिया है। ओके, अब दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है कितना है, 50 है। तो 7 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी गई है, 50 यूनिट, 50 दे दिया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी पहला नंबर कितना हो जाएगा, 7 × 10। देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 आ गई तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 10 यानी कि 70। फिर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10 यानी कि 20। और फिर आपसे पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 70 × 20 अगर आप कर दोगे तो 1400 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने डिटेल में बताया और मैंने ट्रिक भी बताया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करके और आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं, कहीं पे भी अगर आपको 1% भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपके क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।